हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल दिस साइड सीधी। एंड आज की क्लास में हम सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर की यहाँ पर सीरीज चल रही है और आज की क्लास में मैं आपके साथ कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा सोशल पेडागोजी प्लस आपकी NCERT से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और यहाँ पर सबसे पहला जो 91 क्वेश्चन आप देख रहे हो, 91 से लेकर के 150 यानी पूरे 60 क्वेश्चन आपके सोशल स्टडीज़ से होता है, राइट। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है विच कंट्री इज़ रिगार्डेड एट द बर्थ लैंड ऑफ सोशल स्टडीज़। आपको बताना है सोशल स्टडी का जो बर्थ लैंड है इसमें से कौन सी कंट्री से हमें देखने को मिलता है। आपके पास ऑप्शन है USA, UK, इंडिया या फिर USSR। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी आपको आंसर लगता है उसका कमेंट करके ज़रूर आंसर बताना कि 91 का राइट आंसर आपके अकॉर्डिंग A, B, C या D है। देखो, अगर हम आपके सोशल स्टडीज़ से रिगार्डिंग बर्थ लैंड के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत आपके कहाँ पर देखने को मिलती है, USSR में, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर D होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 में आपसे पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कंपोनेंट ऑफ इलिस्ट्रेशन स्किल। तो इलिस्ट्रेशन स्किल का इसमें से कौन सा कंपोनेंट माना गया है वो आपको बताना है। फॉर्मुलेटिंग सिंपल इलिस्ट्रेशन, फॉर्मुलेटिंग रेलिवेंट इलिस्ट्रेशन, फॉर्मुलेटिंग इंटरेस्टिंग इलिस्ट्रेशन या फिर सारे के सारे ऑप्शंस हमारे सही है। देखो, अगर हम इलिस्ट्रेशन स्किल की बात करें तो उसमें वो सिंपल भी होना चाहिए, रेलिवेंट भी होना चाहिए और इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए। इट मीन्स 92 का राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर D बिल्कुल करेक्ट है। सोशल पेडागोजी का जो सेक्शन है, अभी मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ। अगर आप सभी चाहते हैं कि टॉपिक वाइज में पहले आपको उसका कॉन्सेप्ट लेकर के आऊँ, उसको एक्सप्लेन करूँ और फिर हम क्वेश्चन करें, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट का कमेंट अगर यही आया कि मैम पहले सोशल पेडागोजी के टॉपिक्स को आप एक्सप्लेन कर दो, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो आपको पहले कॉन्सेप्ट पे आएगा। अगर आप इससे सेटिस्फाई है कि मैम क्वेश्चंस के थ्रू ही आप सोशल पेडागोजी कवर करवा दो, तो हम उस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके जो भी ओपिनियन होंगे आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 में आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज वैरायटी एंड इंटरेस्ट इन द टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज़। आपको बताना है इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे हमारी जो वैरायटी और जो इंटरेस्ट है सोशल स्टडीज़ के टीचिंग का उसको बढ़ाते हैं, जिसपे हम डिसिप्लिन को ऑब्जर्व करते हैं, या टीचिंग स्किल ऑफ द टीचर, यूजिंग टीचिंग एड, या B और C दोनों ही ऑप्शन हमारे सही है। तो देखो, यहाँ पर कौन सी चीज़ जो है हमारी इंटरेस्ट को बढ़ाती है सोशल स्टडी, तो वो होता है हमारे टीचर की टीचिंग स्किल पर। जो टीचर है अगर वो आपको सोशल स्टडीज़ पढ़ा रही है, चाहे वो हिस्ट्री पढ़ा रही है, ज्योग्राफी पढ़ा रही है, तो वो कितने अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रही है कि आपको वो सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट समझ आ रही है, या फिर वो नॉर्मली बता रही है कि किस भी टीचर ने उससे रिलेटेड क्या आपको बताया, अगर वो क्लियर ही ना हो तो इसका कोई मतलब नहीं बनता, राइट। तो 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर B होगा। क्वेश्चन नंबर 94 में आपसे पूछा जा रहा है ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग इज़, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग इज़ क्या है? ये एक लर्निंग न्यू सिचुएशन इन एन इंडस्ट्री, ये हमारी एक सीखने की एक नई सिचुएशन है, या फिर ये आपका एक लर्निंग फ्रॉम इन्वायरमेंट कि आप अपने पर्यावरण से सीखते हो, या फिर वर्बल लर्निंग है इन डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशन, या फिर यूज़ ऑफ लर्निंग फ्रॉम वन सिचुएशन टू वन न्यू सिचुएशन। देखो, अगर हम ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग की बात करें तो ये आपकी लर्निंग है जो हम अपने इन्वायरमेंट से सीखते हैं, और ये तो बहुत अच्छी चीज़ होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पेडागोजी से रिलेटेड ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें आप इन्वायरमेंट से कनेक्ट हो रहे हो, आउटसाइड से कनेक्ट हो रहे हो, तो वो ऑप्शन ज़्यादातर बेस्ट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 में आपसे पूछा जा रहा है रिवॉर्ड इज़ द पनिशमेंट इज़ अ फॉर्म ऑफ। जो रिवॉर्ड दिया जाता है तो ये पनिशमेंट है, ये किसका प्रकार है? इंट्रिंसिक मोटिवेशन का, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का, या फिर ये दोनों ही मोटिवेशन का पार्ट है, या फिर लिंग्विस्टिक मोटिवेशन के आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है? ये कई बार हमारे सीटेट में आ चुका और ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही मैं आपके साथ सॉल्व करवा रही हूँ। रिवॉर्ड द पनिशमेंट, ये आपका किसका प्रकार है? लिंग्विस्टिक मोटिवेशन। ऑप्शन नंबर D हमारा करेक्ट है 95 का। तो आप सभी चेकआउट कर लो कि सोशल पेडागोजी के अब तक मैंने आपको 5 क्वेश्चंस कराए, तो आप लोगों में से कितने कि ये 5 के 5 क्वेश्चन सही हैं, और अगर गलत हो रहे तो कहाँ पर गलत हो रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
96 जो क्वेश्चन नंबर है ये भी आपका पेडागोजी से पूछा गया है। थिएटर इन क्लासरूम इज पॉसिबल व्हेन द टीचर, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि क्लासरूम में थिएटर पॉसिबल है कब, जब जो टीचर है इज़ अ गुड आर्टिस्ट हिमसेल्फ या हर सेल्फ, हैज़ इंटरेस्ट इन थिएटर, रेस्पेक्ट चिल्ड्रन एक्टिंग स्किल, या थिंक ऑफ थिएटर एज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन। तो आपको यही चीज़ बतानी है कि थिएटर जो हमारे क्लासरूम में पॉसिबल जब है जब टीचर जो है कि वो एक गुड आर्टिस्ट हो, या उसको भी इंटरेस्ट हो आपके थिएटर में, या फिर वो आपके चिल्ड्रन के एक्टिंग स्किल की रिस्पेक्ट करती हो, या फिर वो आपके थिएटर जो है ये जो चीज़ें ये आपके एजुकेशन का पार्ट सोच के कर रही हो। तो 96 में अगर आप देखोगे तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि हमारे पास 3 फैक्टर्स हैं जो हमारी लर्निंग को अफेक्ट करते हैं, लर्निंग साइकोलॉजी को, हमारे इन्वायरमेंटल को और आपके साइकोलॉजिकल को। तो डैश इज़ द साइकोलॉजिकल फैक्टर इन लर्निंग, तो इसमें से कौन सी चीज़ें जो हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर इन लर्निंग का पार्ट है, हैप्पी होम, मोटिवेशन, इनरिच स्कूलिंग, या इनमें से कोई भी नहीं। तो देखो अगर हम यहाँ बात करते हैं कि जो तीनों फैक्टर है हमारे लर्निंग साइकोलॉजिकल को जो इफ़ेक्ट करते हैं, तो इसमें से ना हैप्पी होम, ना मोटिवेशन, ना इनरिच स्कूलिंग, इसमें से कोई भी ऑप्शन हमें कोई खास करेक्ट लग नहीं रहा, क्योंकि इसमें से कोई आपकी बात सही बोली नहीं गई। इसलिए 97 का राइट आंसर आपको क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 98 में आपसे पूछा गया है ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ अ रिजल्ट ऑफ, मानव का जो विकास होता है इसका रिजल्ट क्या होता है, बायोलॉजिकल फैक्टर, जेनेटिक या इन्वायरमेंटल फैक्टर, एंथ्रोपोलॉजिकल फैक्टर, या इसमें से कोई भी नहीं। देखो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है वो आपका बायोलॉजिकल फैक्टर होता है। ठीक है, बायोलॉजिकल जैविक की बात हो रही है। तो 98 का राइट आंसर इसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 99 में आपसे पूछा जा रहा है द इनकुलेट रीडिंग हैबिट इन यंग चिल्ड्रन। ठीक है, तो दे शुड बी टोल्ड टू रीड स्टोरी, टीचर शुड रीड फ्रॉम द इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक इन क्लासरूम। तो यहाँ पर इन्हें क्या करना चाहिए कि हमें उन्हें बोले कि वो स्टोरी को पढ़ें, या फिर टीचर को पढ़ना चाहिए और वो बोले और फ्रॉम द इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक, हमारी जो क्लासरूम में जो भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है बुक से वो देखें। टीचर शुड टेक देम टू द लाइब्रेरी, या बी और सी आपके अकॉर्डिंग दोनों ही ऑप्शन हमें सही लग रहे हैं। देखो यहाँ पर टीचर को अगर देखा जाए तो टीचर शुड टेक देम टू द लाइब्रेरी, है ना। तो यहाँ पर हैबिट क्या होता है कि हम बच्चों को वहीं ले जाएं लाइब्रेरी में, और जो चीज़ लगे सही वो करना चाहिए। तो 99 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, जो कि पेडागोजी का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो 100 है ये भी आपका पेडागोजी से क्वेश्चन है। आपसे पूछा है पार्टिसिपेटिंग इन द रिमूवर और इलिटरेसी मूवमेंट इज़ अ सोशल चेंज, मोरल चेंज, कल्चर चेंज, या फिर ये सारे के सारे चेंज होंगे। ऑब्वियस सी बात है कि इसमें आपके हर एक चीज़ में बदलाव आएगा। ठीक है, अगर आपको इलिटरेसी मूवमेंट अगर आपको ये हटाना है तो उससे क्या होगा, उसमें हमारे समाज में भी बदलाव आएगा, संस्कृति में भी बदलाव आएगा, और आपके मोरल में भी बदलाव आएगा। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक सॉरी डी होगा। सारे ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं। बढ़ेंगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन 101 की तरफ। अब यहाँ से आपके एनसीईआरटी से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन ज्योग्राफी का है। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ लद्दाख, आपको बताना है कि लद्दाख का दूसरा नाम क्या है। कोल्ड डेजर्ट, खापाचन, द्रास, या फिर गोम्पस। डेजर्ट का दूसरा नाम क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। बिल्कुल, अगर हम अदर नेम ऑफ लद्दाख का देखें तो वो आपका खापाचन है। ठीक है, तो 101 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। जितने लोगों ने बी बताया या जिनके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन बी लगता है बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से सबसे लार्जेस्ट रिवर बेसिन वर्ल्ड का कौन सा है। लार्जेस्ट बेसिन जो है वो आपसे वर्ल्ड का पूछा जा रहा है। अमेजोन बेसिन, गंगापुत्र बेसिन, नर्मदा वैली, या इसमें से कोई भी नहीं। तो कौन सा होता है, बिल्कुल अमेजोन बेसिन। अमेजोन बेसिन जो है ये आपको कहाँ पर मिलेगा, नॉर्थ साउथ अमेरिका में, और ये हमारा सबसे लार्जेस्ट है हमारे वर्ल्ड में, और ये कई बार सीटेट में आपसे रिपीट क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यानी क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 103 पे पूछ रहा है मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस आर सिंपली डग आउट बाय द प्रोसेस नोन एज। तो ये किसका प्रोसेस है, माइनिंग, क्वेरिंग, सॉफ्ट माइनिंग, या फिर ड्रिलिंग। ये वाला चैप्टर ज्योग्राफी का स्किप मत करना, सीटेट में एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन हमें मैक्सिमम देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि राइट आंसर क्या होगा।
इससे पहले भी जो मैंने आपको अभी हमारे जो प्रैक्टिस सेशन चल रहा है उसमें भी मैंने आपको कराया था, बिल्कुल बी ऑप्शन सही है, यानी क्वेरिंग होगा इसका राइट आंसर। तब भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 104, विच कंट्री हैव ह्यूज टिडल मिल फार्म। तो इसमें से कौन से देश में सबसे ज़्यादा आपके टिडल मिल फार्म देखने को मिलता है? रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, इंडिया, रशिया, फ्रांस, इंडिया, या यूएसए, रशिया और चाइना। जल्दी से कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि कौन से देश में आपको ह्यूज टिडल फार्म मिल देखने को मिल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? रसिया, फ्रांस और इंडिया। ठीक है, 104 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 105 में आपसे पूछा जा रहा है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, कैन टेक अप एनी डिस्प्यूट। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोई भी लड़ाई झगड़े के मैटर को ले सकता है बिटवीन सिटीजन ऑफ द कंट्री, बिटवीन सिटीजन एंड द गवर्नमेंट, बिटवीन टू और मोर स्टेट गवर्नमेंट, या बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ द यूनियन एंड स्टेट लेवल। तो आपको बताना है कि कोई भी डिस्प्यूट आप सुप्रीम कोर्ट देखते हैं तो किसके बीच के लड़ाइयों को सुप्रीम कोर्ट जो है वो ले सकता है। आपके पास यहाँ ऑप्शन है कि सिर्फ दूसरा और जो चौथा ऑप्शन है वो करेक्ट है, या फिर तीनों ऑप्शन सही है, या फिर थर्ड और फोर्थ सही है, या फिर सारे के सारे सही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपके सिटीज़न ऑफ द कंट्री, बिटवीन सिटीज़न एंड द गवर्नमेंट का जो मैटर है, और जो दो और मोर स्टेट गवर्नमेंट, तीनों ही चीज़ों का देखते हैं, बट हमारे गवर्नमेंट ऑफ द यूनियन और स्टेट लेवल का नहीं देखते। तो इसलिए 105 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि त्रिपिटक जो है ये आपकी एक बुक है, ठीक है। आपको पता है ना कि किसकी बुक है, किसके समय पर ये हमें बुद्धिस्ट टेस्ट देखने को मिलता है। तो ये बुद्धिस्ट टेस्ट मैंने आपको बता ही दिया। तो ये बुद्धिस्ट बौद्ध धर्म में त्रिपिटक आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़ेंगे 107 की तरफ। 107 में आपसे पूछा गया है द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट विच अंडरटेक कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड इन द बॉर्डर एरिया ऑफ द कंट्री इज। तो आपको बताना है इंडियन गवर्नमेंट का जो संगठन है विच अंडरटेक, इसमें जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है, जो रोड मेंटेनेंस का काम होता है, तो द बॉर्डर एरिया ऑफ द कंट्रीज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहलाता है, CPWD या PWD क्या कहलाता है? देखो तो वो आपका क्या कहलाता है? BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ इज इंक्लूडेड इन प्राइमरी एक्टिविटी। आपको बताना है इसमें से कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो आपकी प्राइमरी एक्टिविटी में इंक्लूड होता है। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, या फिर ये आपके सारे के सारे ऑप्शन ही करेक्ट है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि 108 का राइट आंसर क्या होगा। तो देखो हमारी प्राइमरी एक्टिविटी में एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, ये सभी प्राइमरी एक्टिविटी का पार्ट है। दैट्स वाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। इन फ्यूचर वो आपको हंटिंग गैदरिंग भी दे सकते हैं, ये भी प्राइमरी में आता है। पेस्टोरल आपके पशुपालन जो एक्टिविटी होती है ये भी प्राइमरी एक्टिविटी होती है। फिशिंग भी अगर आपके ऑप्शन में होगा तो ये भी प्राइमरी एक्टिविटी होती है, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन अगर आपको जब शो हो तो याद रखना राइट आंसर क्या होगा, ये सभी प्राइमरी एक्टिविटी में आते हैं, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 109 आपको बताना है कि इसमें से इज एन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑन इंडियन रेलवे। दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, आपके कालका शिमला रेलवे, या सारे ही ऑप्शन आपके करेक्ट है। देखो अगर हम आपकी बात करें दार्जिलिंग हिमालय रेलवे जो कि आपके 1999 में कंस्ट्रक्ट हुआ था, और नीलगिरी माउंटेन रेलवे की मैं बात करूँ तो ये 2005 की बात है, और कालका शिमला रेलवे की बात करें तो ये 2008। तो ये तीनों ही ऑप्शन आपके बिल्कुल सही है, तीनों ही आपके यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई में जो देखने को मिलता है 2004 में, ये भी हेरिटेज साइट ही है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है आपके
मैच दी फॉलोइंग, जिसमें आपको बताना है वुलर लेक, चिल्का लेक, आपके नागार्जुन सागर लेक और लोकतक लेक, सबके बारे में बताना है कि ये आपका लार्जेस्ट फ्रेश वाटर कॉम्प्लेक्स है नॉर्थ इंडिया में, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर है हमारे इंडिया में, वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट बैकरीज है या फिर सबसे लार्जेस्ट मैन मेड लेक है पूरे सब कॉन्टिनेंट में। तो कौन से लेक में क्या क्या चीज़ें बताई जा रही है ये आपको बताना है। ये रहे आपके पास सारे ऑप्शन, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपके अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या होगा। देखो, अगर हम आपके वुलर लेक की बात करते हैं, वुलर लेक आपकी सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की, ठीक है। चिल्का लेक की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है आपका, द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट बैकरीज लगून, ये राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी ये आपका करेक्ट होगा, ठीक। नागार्जुन सागर लेक की बात करते हैं तो ये आपका लार्जेस्ट मैनमेड लेक है हमारे सब कॉन्टिनेंट में। और लास्ट है लोतक लेक, ये आपके लार्जेस्ट फ्रेश वाटर कॉम्प्लेक्स है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, ठीक है। तो ये था हमारा राइट आंसर, इसके अकॉर्डिंगली आपके ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि आपके भिलाई स्टील प्लांट जो है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में या फिर छत्तीसगढ़। तो ये आपने देखा होगा कि भिलाई स्टील प्लांट की अगर हम बात करें तो ये आपके कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे 112 की तरफ। 112 जो क्वेश्चन नंबर है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आपके ब्यास धाम जो है ये कहाँ पर लोकेटेड है, अमृतसर पंजाब में, आपके अक्रॉस महानदी उड़ीसा में, आपके झेलम रवि जो कि आपके श्रीनगर में, या फिर आपके शिवासमुद्रम जो कि कर्नाटक। तो ब्यास धाम जो है वो आपके अमृतसर पंजाब में लोकेटेड है, जिसको हम पोंग डैम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर लोकेटेड है, आपके कटक में, देहरादून में, भुवनेश्वर में या फिर कोलकाता। तो ये आपके कहाँ पर लोकेटेड है, कटक में, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। और ये इस्टेब्लिश हुआ था आपके 23 अप्रैल को 1946 की ये बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 में पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड। आपको बताना है इसमें से सबसे ज़्यादा बिगेस्ट जहाँ पर कॉटन को मैन्युफैक्चर किया जाता है वो कौन से देश में किया जाता है, आपके यूएसए में, देहरादून में, चाइना में या फिर हमारे भारत। तो इसमें तो आप सभी को इतना कोई ज़्यादा कुछ डाउट होना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर आपके क्या बताया जाता है कि हमारे, अगर हम बात करें तो सबसे लार्जेस्ट कॉटन जो आपकी प्रोड्यूस होती है ना, तो बहुतों के माइंड में होगा कि मैम चाइना होगा, बहुत जो फंसेंगे मैम इंडिया होगा। इन्हीं दोनों में सब आपको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन देखने को मिलती है ना। तो यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग क्या होगा कि देखो, अगर सबसे ज़्यादा जो हम यहाँ पर देखते हैं जो आपके क्या कहते हैं कॉटन की अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जो हमें प्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है, देखो जैसे सबसे पहला ऑप्शन है आपका यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट जो है ये आपका 3rd नंबर पर आता है, 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का, ठीक। चाइना जो है ये 2nd नंबर पे आता है, ठीक है। और इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो ऑब्वियस है ये 1st नंबर पर आता है। इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी चाइना है, सॉरी इंडिया है, ठीक। नेक्स्ट आपको बताना है इन विच ईयर इंडिया ने आपके यूएनओ को ज्वाइन किया था, 1946 में, 49, 45 या 50 में। देखो, अगर हम हमारे भारत की बात करते हैं तो हमारे इंडिया ने यूएनओ को जो ज्वाइन किया था वो 1945 में किया था, 30 अक्टूबर को, 30 अक्टूबर को उन्होंने ज्वाइन किया था, ठीक है। बढ़ेंगे 116 में, जो 116 जो आपका क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आपको बताना है इसका फंक्शन क्या होता है, इसका काम क्या होता है। ये कॉन्स्टिट्यूट को फ्रेम करता है या फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंड करता है या इन्फोर्समेंट करता है, हमारे लागू करता है, या इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल, बहुत ही बेसिक था ये आपके फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। देखो, रिवोल्ट ऑफ 1857 से रिलेटेड क्वेश्चन है, कई बार ये रिपीट होता है हमारे सीटेट और अदर टेट के एग्जाम में भी। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, किसने ये बात कही थी कि फर्स्ट टाइम हमारे ये इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए पहला वॉर हुआ है रिगार्डिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 को लेकर के? ताराचंद, आर.सी. मंजूमदार, बिपिन चंद्र या वी.डी. सावरकर। तो देखो, सबको पता है विनय दामोदर सावरकर जी ने ये बात आपकी बोली थी, ये टर्म दिया था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इन्होंने ये इस बुक में डिस्क्राइब किया था,
ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट ने बिल्कुल करेक्ट बताया होगा, इसमें कोई डाउट आपका है नहीं। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी ने आपके अवध को एनेक्स कर लिया था फॉर द ब्रिटिश एम्पायर से, तो किसके थ्रू? आपके सब्सिडारी अलायंस की पॉलिसी के थ्रू, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू, स्टेट विंग माल एडमिनिस्ट्रेशन या वेजिंग ऑफ वॉर। तो आपको पता है लॉर्ड डलहौजी ने किसके थ्रू किया होगा? आपके जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो उन्होंने पास किया था, इसके थ्रू इन्होंने आपके ब्रिटिश एम्पायर से जो अवध है वो एनेक्स कर लिया था, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा। ये बात है आपकी 7 फरवरी की 1856 की। लॉर्ड डलहौजी ने यहाँ पर तब इस समय की ये बात की थी, और फाइनली जो अवध है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर में रह करके अवध को एनेक्स किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, हाउ डू यू नो अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्यन एम्पायर। आज हम मौर्यन के प्रशासन के बारे में जानते हैं, तो हमें इनमें से कौन से ऐसे सोर्स है जिसके थ्रू आज आपको ये चीज़ें बताएं? अर्थशास्त्र के थ्रू, बाइबल के थ्रू, रामायण या फिर महाभारत। ये सभी का करेक्ट होगा, क्योंकि सबको पता है कौटिल्य या फिर चाणक्य, तो जिन्हें आप जानते हैं, तो इन्होंने आपके अर्थशास्त्र लिखी और इसमें आपके मौर्यन के प्रशासन के बारे में बताया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका 120 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द वर्ल्ड आर द ग्रासलैंड कॉल्ड काम्पो फाउंड। चाइना, ब्राज़ील, अर्जेंटीना या फिर आपके रशिया। बिल्कुल, देखो ये आपके ना ब्राज़ील में फाउंड होता है, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ब्राज़ील में आपको ये चीज़ देखने को मिलती है। ज्योग्राफी की बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वाला जो चैप्टर है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पाम्पस, स्टेफी, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है ना। अगर आपने उसमें पढ़ा है तो आपने उसमें देखा होगा कि हम क्या देखते हैं, जैसे कि आपके सावना जो आप देखोगे ये आपके ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है ईस्ट अफ्रीका में। ऐसे ही हम देखते हैं आपके पाम्पस, ये नेम है टेम्परेट ग्रासलैंड का अर्जेंटीना में। फिर आपने इसमें देखा होगा स्टेफी, जो हमारे सीटेट में ही पूछा जाता है, ये नेम ऑफ ग्रासलैंड है जो कि आपके यूरोप और एशिया में आपको मिलेगा, ठीक। फिर आता है आपका डाउन्स, तो ये भी आपके नेम ऑफ ग्रासलैंड है आपके ऑस्ट्रिया में, है ना, ऑस्ट्रेलिया में। एक और आपका नाम है लेनोस, ये आप देखोगे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड आपको वेनेजुएला में देखने को मिलता है। तो ये सारे पॉइंट आपको इससे रिलेटेड पता होना चाहिए। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121, फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन आर। तो यहाँ पर हम फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन आर आपकी टोपोग्राफी और क्लाइमेट, सॉइल वाटर मिनरल्स, या फिर सोशल कल्चरल इकोनॉमिक फैक्टर, या फिर ये सारी बातें आपकी करेक्ट। देखो ये सारे फैक्ट आपके सही है, ए बी सी, ये सारे ऑप्शन हमारे क्या होते हैं? बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारा टेक्सटाइल का जो टर्म है, जो कि एक लैटिन वर्ड से बना है टेक्सचर, इसका मतलब क्या होता है? बुनाई करना होता है, कॉटन होता है, कपड़े होता है, या मशीन मेड क्लोथ होता है। देखो इसका राइट आंसर, देखो बहुत लोग इसको गलत करते हैं, सबको लगता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री है तो यहाँ पर एक कपड़े की बात करते हैं, राइट। लेकिन इसका मतलब क्या होता है आपका? टू वीव। जो लैटिन वर्ड आप देख रहे हो ना टेक्सचर, ये किससे बना है? इसका मतलब टू वीव होता है, बुनाई का। तो इसीलिए बहुत लोग गलत करते हैं, तो याद रखना ये एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 123 में आपसे पूछा जा रहा है, यानी 1947 से पहले इसमें से सिर्फ एक ही हमारी आयरन और स्टील कंपनी हमारे देश में देखने को मिलती है, तो वो कौन सी थी? दुर्गापुर स्टील कंपनी, टाटा आयरन और स्टील कंपनी लिमिटेड, बिरला स्टील कंपनी, या फिर बोकारो स्टील कंपनी। देखो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 1947 की बात करें, तो आयरन और स्टील प्लांट जो हमारे देश में देखने को मिलता है 1947 से पहले, तो वो सिर्फ एक ही है, ठीक है। आपके टाटा आयरन स्टील कंपनी, जिसको आप टिस्को के नाम से भी जानते हो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इससे रिलेटेड अगर और फैक्ट्स आपको जानने हैं तो याद रखना कि ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1907 में। कहाँ पर हुआ था? जमशेदपुर पे। क्योंकि देखो ये सारी चीज़ें भी हमसे पूछी जाती है, ठीक है। आपसे क्या क्या ये सारी बातें हम क्या देखते हैं कि आपके जमशेदपुर में ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है, जो कि आपके कहाँ पर है? झारखंड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन गेट नो रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। आपके इक्वेटोरियल रीजन में, तुंद्रा रीजन में, हिमालय रीजन में, या फिर आपके मेडिटेरियन रीजन में।
तो कौन सा एरिया होता है वो आपका, बिल्कुल आपका इक्वेटोरियल रीजन में, ठीक है। 124 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 125 और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, बाकी के हम नेक्स्ट सीरीज में कंटिन्यू करेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपके भारत के संविधान का जो जनक है वो किसे कहा जाता है, बी आर अम्बेडकर को, महात्मा गांधी जी को, जवाहरलाल नेहरू को, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो ये तो किसी को भी डाउट होना नहीं चाहिए कि डॉक्टर भीमराव आपके रामजी अंबेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो आज हमने आपके क्वेश्चन नंबर 90 से लेकर के 125 तक क्वेश्चन डिस्कस किया और आशा करती हूँ कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, देख लो कि सीटेट पेपर 2 में किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और इन सारे क्वेश्चंस में मैंने आपके पेडागोजी के सेक्शन को डिस्कस किया, आपके यहाँ पर ज्योग्राफी, पॉलिटी, आपके हिस्ट्री, तीनों से रिलेटेड हमें यहाँ पर क्वेश्चंस देखने को मिले। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इनमें से किन सब्जेक्ट्स में आपको देखने को मिलता है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा उन टॉपिक्स पे यहाँ पर बात कर सकें, उससे रिलेटेड क्वेश्चन लेके आ सके। आशा करती हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताना आज की क्लास में आपने कितना स्कोर किया, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कौन से सेक्शन में आप सभी को है। तो चलिए सुनना, आज की क्लास में बस इतने, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।